हाय गाइस, शुभम कुमार फ्रॉम सी एजुकेशन। और गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे बात करूंगा सीपीटी एग्जाम में अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है 1 जून अटेम्प्ट, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को लेकर के। आपको क्या ऐसी बातें, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी, क्या ऐसी कुछ यूनिक चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो डेफिनेटली क्लियर हो। बहुत सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद, यानी कि जो इस टाइम आपके सामने बोल रहा है बंदा, वो खुद सीपीटी में एक रिपीटर रह चुका है, तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूं और मुझे पता है कि आपको किस प्रोसेस से अंडरगो होना पड़ेगा कि आपको पास होना पड़े। देखिए, आईसीआई जो 25% या 33% रिजल्ट निकालता है, उसको एक लेवल है, एक टॉप नॉच लेवल है कि आपको सीपीटी क्लियर करने के लिए इस लेवल का होना ही पड़ेगा। और चाहे आप 1 अटेम्प्ट दो, 2 अटेम्प्ट दो, n नंबर ऑफ अटेम्प्ट दो, अगर आपका वो टॉप नॉच लेवल नहीं आता है, अगर आप उस लेवल तक की पढ़ाई नहीं कर लेते हो, अगर आप की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल या उससे अच्छे लेवल की नहीं हो जाती है, आप क्लियर नहीं होगे। सो आपको एक सेट लेवल चाहिए आईसीआई के लिए इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। और मैं आपसे बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा करने वाला हूँ आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो लेट गेट गाइस, रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने करनी है, आप तो एक अपनी मतलब कहते हैं ना कि अब मैं मारूंगा बस। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जो यहाँ पे बच्चों के साथ आती है वो ये कि वो मातम और शोक, समझते हो आप ये वर्ड, मातम और शोक, या मैयत कह सकते हो, मैयत तो कहते थोड़ा ज्यादा जाता है, मातम और शोक जो होता है वो कुछ ज्यादा है मनाते हैं। और 7-8 दिन का कुछ उनका शौक चलता है सीपीटी फेल होने को लेकर के। वो किस तरीके का चलता है कि वो अपने हर दोस्त को फोन करे, भाई क्लियर नहीं हुआ, भाई क्लियर नहीं हुआ, भाई क्लियर नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। वो इस तरह की बातें करती हैं और 7 से 8 दिन तक वो हर एक के कंधे पे सर रख के रोते हैं कि भाई क्लियर नहीं हुआ। तो गाइज, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है। सच कहूं, जब मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा आधे पौने घंटे के लिए उदास हुआ था। उसके बाद मैंने ठान ली थी कि भाई देख, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो होगा पढ़ने से होगा, तो क्यों ना पढ़ाई शुरू कर दी जाए। तो सबसे पहली चीज जो आपने डिटेक्ट करनी है अपने रिजल्ट के अंदर वो ये कि आपको आराम से 2-4 घंटे बैठ कर सोच लो। ज्यादा चाहिए, 1 दिन चाहिए, पूरा 1 दिन सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम हम पे अभी काफी है। आप ये ढूंढो कि मैं फेल क्यों हुआ, मैं क्यों फेल हुआ। अगर आपने ये डिटेक्ट कर लिया कि मैं फेल क्यों हुआ, गाइस 50% जंग आप लोगों ने जीत ली है। रीजन मैं बताता हूँ 50% जंग आपने कैसे जीत ली। अगर आपने ये डिटेक्ट कर पाए कि मैं फेल क्यों हुआ, बस आपको उसी चीज को ओवरकम करना है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपका अटेम्प्ट नहीं निकला इसलिए आपने, इसका मतलब है आपने पढ़ाई नहीं करी, या आप बहुत क्लियर बोल रहा हूं, आप निठल्ले थे, आपने मतलब ऐसे ही घूमते रहते थे, माँ बाप को धोखा दिया। नहीं यार, सब पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है, आप भी पढ़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो टॉप नॉच लेवल नहीं रीच हो पाया, कहीं ना कहीं वो लाइन अप टू द मार्क नहीं आ पाए जो क्लियर होने के लिए चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई तो कर रखी है। अब स्मार्ट वे आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि पहले की जो पढ़ाई कर रखी है उसी में एड ऑन करोगे, या फिर दोबारा से पढ़ना शुरू करोगे। देखो, यहाँ बहुत मैटर करता है। आप पहले की पढ़ाई को अगर अभी कंटिन्यू करोगे तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट जो है मिलेगा। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से करते हुए आप लोग अपना ये जो डिटेक्ट कर लोगे कि मैं फेल क्यों हुआ। एक बार ये चीजें मिल गई, ओके, देन वर्क ऑन देम फटाफट से। नेक्स्ट चीज आप लोगों ने जो करनी है वो ये कि आप लोग अपनी मार्कशीट की एक छोटी सी एनालिसिस करोगे, एक छोटा सा एनालिसिस करोगे अपनी मार्कशीट का। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हो या जो रिपीटर्स हैं वो अपने मार्क्स बताते हैं, तो आप लोगों ने एक बार देखी होगी कि आपके मार्क्स सुन के मैं आपके बारे में कुछ बता देता हूँ कि आपके साथ ये कमी रही होगी, ये कमी रही होगी। वो तो खैर मेरा एक्सपीरियंस है, देखो मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को भी अपने साथ ही करना पड़ेगा। अपनी मार्कशीट की एनालिसिस करो। मैं एनालिसिस के कुछ स्टैंडर्ड देता हूँ आप लोगों को। अगर आपके मार्क्स आए हैं 90 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो गाइज आप लोगों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, आप लोगों की कमी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को लेकर के है। 90 प्लस अगर आपके आ चुके हैं, सो मेरे हिसाब से आपकी पढ़ाई की जो कमी है वो बहुत ही मामूली सी है। वो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे इसको लेके। लेकिन यहाँ जो कमी आई है वो आई है गाइस प्रैक्टिस को लेकर के, कि जितनी प्रैक्टिस चाहिए थी उतनी प्रैक्टिस नहीं की आप लोगों ने, तो इसलिए आप 90 प्लस में अटके हैं। ठीक है, तो अगर आपके 90 प्लस वगैरह आए हैं तो आप लोगों को आगे इन स्कैनर को चाटना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, ये गंदे वर्ड, मतलब ये लो लेवल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं
ताकि आपको एटलीस्ट मेरी बात कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं इसलिए इस तरह के वर्ड यूज कर रहा हूँ पूरी वीडियो के अंदर, ताकि ये बातें आपके दिमाग में बिल्कुल बिठानी है मेरे को, क्योंकि 5 महीने तक ये बातें अगर आपके दिमाग में बैठी रहेंगी तो आप मुझे फिर याद करोगे दोबारा कि किसी ने कुछ अच्छा सा बताया था। ठीक है गाइस, ये सब हो गया। ये सब करने के बाद आप लोगों ने अपनी मार्कशीट के एनालिसिस के अंदर देखना है कि मार्क्स कम किसके अंदर रहे, अकाउंट्स में या मैथ्स में। लॉ और इकोनॉमिक्स को अभी थोड़ी देर के लिए साइड छोड़ दो, बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स और मैथ्स, इनको सबसे पहले कंटिन्यू करो और इनके ऊपर बातचीत सबसे पहले शुरू करो। इनको कंटिन्यू करने से आपको फायदा क्या होगा कि सब्जेक्ट बड़े हैं, टाइम ज्यादा खाते हैं, अभी आप इन सब चैप्टर को निपटा लोगे। अकाउंट्स के अंदर भी कुछ चैप्टर जो है वो काफी बड़े बड़े हैं, मैथ्स के अंदर भी कुछ चैप्टर हैं जो काफी बड़े बड़े हैं, तो क्यों ना अभी इन्हीं को टाइम दिया जाए। और तैयारी कुछ इस तरीके से करना कि अगर आप जैसे अकाउंट्स और मैथ्स उठा रहे हो तो अभी 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। आप ये गलती मत करना कि आज से, जैसे कल से आप अगर पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो तो कल से ही मतलब मैं 4 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, नहीं, ये गलती आप बिल्कुल मत करो। आप 2 सब्जेक्ट, या मैं कहूंगा कि आप 20-25 दिन या लगभग 1 महीना फिक्स कर लो और सिर्फ अकाउंट्स निपटा लो। उसके बाद चाहे कोई सब्जेक्ट उठा लेना, लेकिन अकाउंट्स के साथ साथ रिविजन जो है करते रहना। अकाउंट्स की एक वीडियो मैंने बनाई है, यहाँ पर आई बटन में आ रही होगी, स्टडी प्लान फॉर अकाउंट्स। बेशक वो वीडियो जून 17 के लिए बनी हुई है, लेकिन आप उसे देख सकते हो, क्योंकि जो बातें मैंने बताई है वो हर अटेम्प्ट उसके लिए एप्लीकेबल है। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज मैंने उसके अंदर नहीं बोली जो जून के लिए है, बस टाइटल जून वाला दे रखा था। ओके गाइस, सो ये सब करने के बाद जो अगली बात यहाँ पे निकल के आती है वो ये कि आपके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब ये नोट अवेलेबल किस तरीके से है, देखिए मैंने काफी सारे बच्चों को ऐसा देखा है जो जिनके क्लियर वगैरह नहीं होता, वो कहते हैं उनकी जो माइंड प्रोसेस चलता है, जो उनका माइंड सेट बन जाता है वो किस तरीके का बन जाता है। वो कहते हैं कि ये वो नोट्स हैं जो उनपे बने हुए, ये वो नोट्स है जिनको पढ़ के मैं फेल हुआ था। ओके, फाड़ दो इन्हें, आग लगा दो इनके अंदर, हम नए नोट्स बनाएंगे पास होने वाले। इस तरह का उनका कुछ माइंडसेट बन जाता है, और हो सकता है, मैं मानता हूं आप में से कुछ भी और ये करने की सोच भी ली हो। देखो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, सीधी मैं आपसे बात बता रहा हूं, उन नोट्स की कोई गलती नहीं है। चलो मैं मानता हूं वो नोट्स खराब है, लेकिन वो नोट्स फिर भी 100% खराब नहीं है। 60-70% तो उसके अंदर मटेरियल ठीक होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, उन्हीं को उठाना है, चीजें नई नई पढ़नी है, जो चीजें नई नई मिलती जाए उसमें ऐड ऑन करते जाओ, उसमें ऐड ऑन करते जाओ, उसमें ऐड ऑन करते जाओ। इस तरीके की आपको बातें करनी है। क्यों? देखो गाइस, इससे बेसिकली होगा क्या है कि आपका टाइम जो है वो काफी ज्यादा बचने वाला है। हाँ, आप एक चीज और कर सकते हो यहाँ पे, वो ये कि इनकेस अगर आपको ऐसा लगे कि जो नोट्स है उनमें खिचड़ी ज्यादा बन गई है ऐड ऑन कर करके, तो आप रीराइट कर लो एक जगह पे नोट्स को। ओके, वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ 50 पन्ने भी अगर हैं तो उनको रीराइट करने में आपको 1 दिन से ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन 50 पेज के नोट्स दोबारा बनाना एक बेवकूफी वाला कदम है। यहाँ अब जब नेक्स्ट टाइम आप लोग देने वाले हो तो आपको 2-4 बातें और ध्यान रखनी है। वो ये सबसे पहली बात ये कि आपको अब सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, उसके अंदर के सारे चैप्टर्स को कवर करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे अकाउंट्स एंड लॉ है तो उसमें कुछ हिस्सा लॉ का ज्यादा बेटर कर लेते हैं और अकाउंट्स का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, या अकाउंट्स के कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं, ये क्या कि हमें तो समझ आ ही नहीं रहे। तो गाइस, इस तरह की गलती आप लोगों ने इस साल तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बल्कि यहां तक मैं आपसे कहूंगा कि अगर मैथ्स में, मैं तो कहूंगा कि कुछ हद तक कितना कुछ कर पाओ, इंटीग्रेशन लिमिट वाले चैप्टर को भी निपटा लो मैथ्स के अंदर। वैसे तो मैं छोड़ गया था क्योंकि लास्ट टाइम पे मुझसे नहीं हो पाते, लेकिन हाँ, मैंने शुरू से जो उम्मीद थी इस चैप्टर के ऊपर भी बना के रखी थी कि इनको मैं करूंगा और इनको लेके जाऊंगा। ऑल दो बिल्कुल एंड के टाइम में मुझसे नहीं हो पा रहे थे। रीजन क्या हुआ था कि उसकी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी उसमें मुझे टाइम ज्यादा लग रहा था, तो पेपर के टाइम पे मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहूंगा पेपर की, वो ये कि 5-6 क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन और लिमिट वाले, उसमें से 2-1 क्वेश्चन बड़े सिंपल से आ गए थे और मैं उनको कराया था। यस गाइज, मैं उनको कराया था जो एक बहुत सिंपल से आ गए थे, लेकिन जो अगेन मुझे बड़े लग रहे थे उनको मैंने छोड़ दिया था। अब गाइज 5 महीने आप लोगों के पास अवेलेबल है। 5 महीने का एक ना रफ शेड्यूल बनाओ, बिल्कुल रफ सा शेड्यूल बना लो, जिससे कि आपको सही रफ शेड्यूल वो किस तरीके का होगा कि वो होगा कि पहले मुझे ये खत्म करना है, उसके बाद मैं इस तरीके से करूंगा और इतना टाइम मेरे रिवीजन के लिए होगा। बिल्कुल रफ शेड्यूल इसको कहते हैं। ये महीनों के अंदर बटा हुआ होगा। उसके बाद आपको हर 7 दिन में एक शेड्यूल बनाना है अगले 7 डेज का। आप कल संडे से अपना एक शेड्यूल बना सकते हो। अब इस संडे जो शेड्यूल बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, अगले 7 दिन में मैं क्या सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर कितने घंटे में दिन में कवर करने वाला हूँ, कितने बजे लंच, कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, कितने बजे क्या काम, कितने बजे फेसबुक, कितने बजे व्हाट्सएप, इन सब बातों को लेकर आप चर्चा इसके अंदर करोगे। और
इसी आपका एक 7 दिन का शेड्यूल बनाओगे। देखो मैं आपसे कह सकता था कि अब आप अगले 5 महीने का शेड्यूल बना लो, लेकिन ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाता है एक तो आपके एंड पे भी, प्लस 5 महीने के शेड्यूल को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है सीपीटी लेवल पे। दूसरी बात ये कि अगर आप 7 दिन का शेड्यूल बनाओगे तो एक चेक भी होता रहेगा कि हाँ शेड्यूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो ये सब करने के बाद एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने करनी है वो ये कि एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि आई एम बोर्ड विद दिस सब्जेक्ट और विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कितनी बार होता क्या है कि जब हम अटेम्प्ट के लिए तैयारी करते हैं अपने लिए, कुछ एक चैप्टर से ज्यादा अच्छा कनेक्ट मिल जाता है, ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब जब आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ या जो भी प्रॉब्लम रही, तो नेक्स्ट बारी जब उन चैप्टर को पढ़ने बैठते हैं तो हम लोगों का इतना कॉन्सेंट्रेशन लेवल उनके ऊपर नहीं बन पाता और हम ये कहते हैं कि यार अब इनको ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमने पहले इनको पढ़ रखा है। गाइस ये गलती बिल्कुल मत करना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपरली चैप्टर्स को पढ़ना है और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि यार पहले मैं इनको पढ़ चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो ये कुछ सारी बातें मेरी तरफ से है जो मुझे लगता है कि आप अगर रिपीटर हो तो आपको फॉलो करनी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है गाइस। इनकेस अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी और कमेंट या सुझाव है या कोई भी आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, या फिर कोई एक दूसरी वीडियो वगैरह बना के आपको नोटिफाई कर दूंगा उन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के। सो गाइस आज की इस वीडियो में मिलते हैं दूसरी वीडियो में। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइस।